नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक इन अनदर क्लास ऑफ DSSB मैथ्स, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आने पर आपने इसे लाइक करना है। और अगर मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरा कंटेंट आपको ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज कमेंट जरूर करके बताइए। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या है कि 7 के 5 क्रमिक गुणज का औसत 28 है, तो प्रथम और अंतिम पद के वर्ग का औसत कितना होगा। तो मैं एक्सप्लेन करता हूं स्टेटमेंट में क्या बोला हुआ है कि 7 के लगातार मल्टीपल्स है। मल्टीपल्स क्या होते हैं, देखो मैं बता देता हूं। अगर मैं बोलूं कि 7 के मल्टीपल को ही हिंदी में आप गुणज बोलते हैं। ठीक है, तो गुणज वो जो गुणा करके मिले, यानी कि मल्टीपल वो जो मल्टीप्लाई करके मिले। तो 7 के मल्टीपल क्या होंगे, 7 एकम 7, ये 7 का पहला मल्टीपल है। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28 एंड सो इस तरह से। तो ये जो है यहाँ पर इनको हम मल्टीपल्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये लगातार दिए हुए क्वेश्चन में कि 7 के 5 क्रमिक गुणज, लगातार 5 जो है वो मल्टीपल्स हैं जिनका एवरेज हमें 28 दे रखा है। ठीक है, तो मल्टीपल शब्द को समझाया, अब एवरेज शब्द को समझे। देखिए एवरेज क्या होता है, एवरेज बेसिकली एक मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु निकालने का एक तरीका है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है एवरेज का वो क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जिसका भी हमें एवरेज निकालना है उन सभी को पहले हम सम करेंगे और जितने वो नंबर्स हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा। लेकिन अगर हमारा डाटा एक एपी सीरीज का है यानी कि समांतर श्रेणी का है, और इसका मतलब मैं समझाता हूं, यानी कि अगर हमारा डाटा ऐसा है जिसमें गैप सेम है, देखो यहां पे 7 और 14 के बीच में गैप कितने का है, 7 का। 14 और 21 में कितने का गैप है, 7 का। यहां पे 7 का। तो अगर हमारे पास जो डाटा है जिसका हमें एवरेज निकालना है उसमें गैप सेम है, गैप सेम है तभी मैंने उसको एपी सीरीज बोला। तो एपी सीरीज का अगर हमारा डाटा है तो उसका एवरेज निकालना बिल्कुल आसान है। कैसे, जैसे मैंने कहा ये मेरी 5 फिंगर हैं और ये मैं इसका एवरेज निकालना चाहता हूं, तो जो बिल्कुल मिडल फिंगर होगी वो एवरेज बनेगी। ठीक है, बिल्कुल मिडल फिंगर। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरी फिंगर ये 4 हो जाती, अब एवरेज क्या होता, तो बिल्कुल जो इनके बीच में होगा वो हमारा एवरेज होगा। बात आ रही है समझ में। तो यहां पे हमारे पास 7 के 5 मल्टीपल दिए हुए हैं, तो मैं कहूंगा कि हमने यहां पे 5 फिल इन द ब्लैंक्स लगा दिए। ठीक है भाई, अब वो कह रहा है कि जो 7 के 5 मल्टीपल है इनका एवरेज 28 है। तो मैंने आपको बताया कि एवरेज मिडल वैल्यू होगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो 7 के मल्टीपल्स हैं उनमें जो गैप होता है वो सेम होता है और लगातार दे रखे हैं। तो अब मुझे बताओ ये 28 है, तो अगला जो नंबर होगा वो क्या होगा, वो 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो 28 में 7 जोड़ूंगा तो वो 35 होगा, 35 में 7 जोड़ूंगा तो वो 42 होगा। सिमिलरली इससे पीछे क्या होगा, वो 21 होगा और इससे पीछे क्या होगा, वो 14 होगा। ठीक है, तो अब मैं यहां से जस्टिफाई करता हूं कि 7 के 5 लगातार मल्टीपल, तो देखो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 छके 42, सभी मल्टीपल्स लगातार हैं। ठीक है, और इनका एवरेज हमें 28 दे रखा था, तो मैंने बीच वाली वैल्यू को 28 ले लिया। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं कि प्रथम और अंतिम पद, तो अब देखो प्रथम यानी कि फर्स्ट नंबर वाला कौन सा है ये, और लास्ट नंबर वाला कौन सा है ये। तो वो कह रहे हैं प्रथम और अंतिम पद के वर्ग का औसत क्या होगा। तो देखो एवरेज हमें निकालना है किसका, 14 के स्क्वायर का, वर्ग मतलब स्क्वायर, और 42 के स्क्वायर का। तो एवरेज कैसे निकलता है, आंकड़ों का योग यानी कि ऊपर सम आएगा बटे में आंकड़ों की संख्या, यानी कि ये कितनी वैल्यूज हैं, एक और एक 2 वैल्यू है तो नीचे हमने 2 लेना है। ठीक है, तो एवरेज जो होता है वो होता है हमारा इन शॉर्ट सम अपॉन में नंबर, यानी कि जो नंबर्स हैं उन सभी का टोटल और जितने वो नंबर है उससे डिवाइड कर दें। ठीक है, तो अब देखो 14 का स्क्वायर कितना होगा, 196। 42 का स्क्वायर कितना होगा, अब तुम क्या करोगे, तुम कहोगे 42 × 42 करके देख लेंगे और हमें पता लग जाएगा। ठीक, अब थोड़ा सा फास्ट करना है चीजों को, तो हम कैसे करेंगे फिर।
आपको मैं स्क्वायर सिखाता हूं, मान लो किसी को 14 का भी नहीं आता तो 42 का समझा देता हूं, दोनों आ जाएंगे आपको। अगर मुझे 42 का स्क्वायर करना है तो एक तरीका तो आप जानते हैं कि 42 को 42 से कर लेना, मैंने बताया भी अभी। दूसरा तरीका क्या है, इस 2 का स्क्वायर करना है भाई। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। लेकिन यहां पर 2 डिजिट होने चाहिए तो एक जीरो आप अपने पास से लगा देना, ठीक है, ध्यान रखना उधर मत लगा देना, उधर लगाओगे तो 40 बन जाएगा, इधर लगानी है। फिर 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो ध्यान रखना इसमें अपने आप ही 2 डिजिट आ रहे हैं, तो यहां जीरो मत लगा देना। जीरो कब लगानी है, जब हमारा स्क्वायर करके 1 डिजिट आए, ठीक है। तो यहां पे 2 का स्क्वायर 4, एक जीरो हमने लगा ली, 4 का स्क्वायर 16। अब क्या करना है, 4 की 2 की और इस पावर वाले 2 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो अब आपने 16 लिखना है, लेकिन याद रखें राइट से एक पोजीशन छोड़ के, ठीक है। और बस अब इसको ऐड कर दें भाई, ये 4, ये 6, ये 7 और ये 1, ठीक है। फिर भी दिक्कत आ रही है तो मैं एक बार 14 का भी समझा देता हूं। 14 का स्क्वायर अगर आपको करना है भाई तो सबसे पहले 4 का स्क्वायर करेंगे 16, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे 1। अब 1 के स्क्वायर में तो एक ही डिजिट आया तो एक जीरो तुम अपने पास से लगा देना, ठीक है भाई। अब 1 चौके 4, 4 दूनी 8, तो 8 लिखना है, राइट से एक पोजीशन छोड़ के और इसको प्लस कर दें, यू विल गेट 196। क्लियर है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब कोई भी 2 नंबर 2 डिजिट का आपका नंबर है तो उसका स्क्वायर आप ऐसे फास्ट कर सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे आएगा 1764 और इसको डिवाइड करना हमने 2 से, तो 6 और 4 10, 9 10 और 6 16, 7 8 और 1 9, 1960 बटे में 2, 2 9 में 18, 2 8 16, तो 980 ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ऐसा तभी जब एपी सीरीज यानी कि गैप सेम वाली सीरीज होगी तब होगा ऐसा, कभी तुम हर क्वेश्चन में लगा दो, ठीक है। अदरवाइज फिर ये मेथड लगता है, ठीक है। तो जो भी आपको नंबर्स दे रखे हैं उनको पहले प्लस करें और फिर डिवाइड कर दें जितने नंबर्स हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करें तब तक। तो फॉर्मूले में बताता चल रहा हूं आपको। क्वेश्चन है आपका, एक छोटी संख्या का 60% एक बड़ी संख्या के 40% से 16 कम है। यदि दोनों संख्याओं का योग 120 है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या में क्या डिफरेंस है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो, जब भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है और आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं कि अब करना क्या है, तो बस स्टेटमेंट को पढ़ना शुरू करें और उसको लिखना शुरू करें, ठीक है। अब देखो, इस स्टेटमेंट को मैं 2 तरह से बोल के बता रहा हूं। अगर मैं ये कह दूं कि एक नंबर है छोटा जिसका 60% बड़े नंबर के 40% से 16 कम है, या मैं कह दूं कि बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% से 16 ज्यादा है, दोनों बातें सेम है। मतलब क्या है, देखो जैसे मैं और प्रैक्टिकल थोड़ा सा समझाता हूं। मेरे पास आपसे 16 रुपए ज्यादा हैं, या आपके पास मेरे से 16 रुपए कम है, बात तो दोनों ही सेम है भाई। मेरे पास आपसे 16 रुपए ज्यादा है या आपके पास मेरे से 16 रुपए कम है, दोनों बातें सेम हैं। तो इसीलिए हम यहां पे क्या करेंगे कि बड़ी संख्या को हमने मान लिया x और छोटी संख्या को हमने मान लिया y। तो बड़ी संख्या को x माना है और छोटी संख्या को y माना है। तो क्या कह रहा था, बड़ी संख्या का 40%, तो बड़ी संख्या क्या है x, और x का 40%, तो परसेंटेज जब भी हटेगा नीचे क्या लगाओगे तुम, 100 लगाओगे। और छोटी संख्या का 60%, तो इसका भी परसेंटेज हटाओगे तो नीचे क्या लगाओगे, 100 लगाओगे। तो क्या रहा था कि ये 16 कम है, यानी कि मैं कह सकता हूं इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 16 है। अब मैं ये भी बता दूं, कुछ इसको ऐसे भी कहेंगे कि भाई छोटी संख्या का 60% वो क्या है, बड़ी संख्या के 40% से 16 कम है। तो बराबर करने के लिए मैं ये वाला 16 कम है तो इसमें से 16 घटा देंगे, तो बात यही आएगी भाई। लिखने के तरीके हैं यार, लेकिन इसको करोगे फिर इसको इधर लाओगे, इसको इधर लाओगे, क्या जरूरत है यार, सीधा ये लिखना। अगर जब भी कम और ज्यादा की बात हो ना तो इसका मतलब उनके डिफरेंस की बात हो रही है। क्लियर है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 20 3 60, 20 पंजे 100,
तो यहां से कितना बन गया 2/5x माइनस 3/5y इज इक्वल टू 16। तो एलसीएम देखो 5 आ रहा है ना, मैं लिख के दिखा रहा हूं एक स्टेप एक्स्ट्रा। क्लियर? यहां से बनेगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 16। लेने की जरूरत नहीं थी, ध्यान रखना, अगर बेस सेम हो तो सीधा ही 2x माइनस 3y बटे में 5 इक्वल टू 16। तो भाई ये 5 अब इधर चला जाएगा तो 80 बन जाएगा। तो अब मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे 16 पंजे 80, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो ये आ गई मेरे पास एक इक्वेशन। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा था, यदि दोनों संख्याओं का योग 120 है, यानी कि हमें x प्लस वाई जो दे रखा है वो 120 दे रखा है, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। तो हमसे पूछ रहा था दोनों संख्याओं का अंतर, यानी कि मुझे x भी पता करना है और y भी पता करना है। तो भाई दो इक्वेशन तुम्हारे पास आ गई हैं, तो करना क्या है, दोनों को आपको लेवल करना है पहले। तो लेवल कैसे होगी भाई, देखो जो दूसरी इक्वेशन है उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बनेगा, अब ये 3x जमा 3y और 120 गुणा 3 360। तो अब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और इसके बाद मैं क्या करना चाह रहा हूं, देखो मैंने क्या किया है, यहां लिख दे रहा हूं, इक्वेशन 1 में ऐड कर दिया 3 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 2। ये जो सर्कल वाली बात है ना, ये इक्वेशन का निशान है। मैंने इक्वेशन 1 में ऐड कर दिया 3 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 2, और ऐड करने से क्या होगा कि ये माइनस का और ये प्लस का आपस में कट जाएंगे, दोनों सेम दिख रहे हैं ना। यहां पे क्या बचेगा, 3 और 2 5x, और यहां 360 और 80 तो कितना बनेगा 314 440 बनेगा। ठीक है भाई, तो यहां से x क्या मिलेगा मुझे, 440 को 5 से काटूंगा तो 5 अट्ठे 40 5 अट्ठे 40, तो x मुझे 88 मिल चुका है। क्या ये बात समझ में आई गई? तो x मुझे मिल गया, तो किसी भी एक इक्वेशन में रख दो आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या थी भाई, x प्लस वाई 120 के बराबर था। ठीक है, ये तो हमने लेवल करने के लिए मल्टीप्लाई किया था ना, ओरिजिनल इक्वेशन तो x प्लस वाई 120 था। और कहीं भी रख लेना यार, चाहे तुम फर्स्ट में रख लेना, चाहे इसी 3x वाली में रख लेना, बात सेम ही है। तो x को 88 रख दोगे तो y कितना बनेगा, 120 माइनस 88, x उधर जाके माइनस हो जाएगा ना, तो 8 और 2 10, 8 और 3 11, तो 32 जो है वो y की वैल्यू आ गई। तो x भी आ गया मेरे पास, y भी आ गया मेरे पास, डिफरेंस पूछ रहा था। तो मुझे बताओ 88 और 32 का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, 56। तो आंसर इज 56, ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है भाई, बस पढ़ते चलो और लिखते चलो। ठीक है, तो ये करना था आपने इसमें। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और एग्जाम में कम से कम लिखना है, मैं समझाने के लिए इतनी बातें लिख देता हूं सो दैट कि आप सीखें, इस सब्जेक्ट से डरे नहीं, ये सब्जेक्ट पूरे नंबर दिलवाने वाला है। तो क्वेश्चन क्या है कि अरुण 15 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है। वह 3 दिनों तक काम करने के बाद उसके साथ रितेश शामिल हो गया। यदि वे शेष काम को 3 अतिरिक्त दिनों में पूरा करते हैं तो कितने दिनों में रितेश अकेला काम को पूरा करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। ठीक है, अब मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल बताता चलूंगा और क्वेश्चन सोल्व होता चलेगा। अरुण जो है वो काम 15 दिन में करता है। ठीक है, अरुण जो है वो पूरा काम कितने दिन में कर देता है, 15 डेज में। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई वो एक दिन में कितना काम कर देगा, देखो लिखने के तरीके अलग अलग हैं, मैं दोनों समझाऊंगा, लेकिन पहले इसको समझो कि अरुण एक दिन में कितना काम करेगा। तो जवाब होगा 1 डे वर्क, यानी कि एक दिन का काम। ये कितना होगा, 1/15। 2 दिन में कितना काम कर देगा भाई, 2/15। 3 दिन में कितना कर देगा, 3/15। ठीक है, इस तरह से चलता जाएगा। और 15 दिन में कितना काम कर देगा, 15/15, यानी कि एक काम पूरा हो गया। यानी कि वर्क को हम एक मानते हैं। ठीक है, काम को हम क्या मानते हैं, एक मानते हैं। और ये सीधी सी बात है, देखो बिल्कुल प्रैक्टिकल सी बात करूंगा। जैसे मान लो मैं कह दूं कि मैं किसी काम को 10 दिन में पूरा करता हूं। ठीक है, तो मैं आधा काम कितने दिन में पूरा करूंगा, सोच के बताना, कोई रटने वाली बात नहीं है यार। अगर मैं किसी काम को 10 दिन में पूरा कर देता हूं तो मैं आधा काम कितने दिन में करोगे, तो तुम कहोगे कि सर ये तो 5 ही दिन में हो जाएगा, है ना। तो देखो मैं काम करता हूं 10 दिन में पूरा, तो 5 दिन में कितना काम हो जाएगा, 5/10, यानी कि आधा काम हो गया ना।
तो जितने दिन का काम है उसको ऊपर लिखना है और टोटल डेज को नीचे लिखना है। तो यहां से एक दिन का काम 1/15, 2 दिन का काम 2/15, ठीक है, 3 दिन का काम 3/15, ये एक दिन का काम ये वाला है, ठीक है, 1 डे का ये वाला है। इस तरह से ही चलता रहेगा। तो यहां से देखो अरुण ने 15 दिन तक अरुण जो है 15 दिन में काम पूरा कर सकता है और 3 दिनों तक काम कर रहा है उसने। तो मुझे बताओ 3 दिन में अरुण कितना काम कर देगा? तो तुम कहोगे 3 दिन में तो सर जी 3/15 काम कर देगा, और 3/15 का मतलब 1/5 काम कर देगा। क्या ये बात समझ में आ रही है भाई? 3 दिन में 3/15 यानी कि 1/5 काम अरुण ने कर दिया। और इस 1/5 का मतलब समझो, इस 1/5 का मतलब है कि टोटल काम थे 5, जिसमें से 1 काम कर दिया अरुण ने। तो 5 में से अगर 1 हो गया तो 4/5 तो अब भी बच गया। तो आपको बता दें ये शेष काम है, ये रिमेनिंग वर्क है, ठीक है। तो 4/5। तो क्या कह रहा था वो, यदि अच्छा देखो 3 दिन के बाद वो छोड़ गया ना, फिर कौन शामिल हो गया? रितेश शामिल हो गया। यदि वे शेष काम को 3 एक्स्ट्रा डेज में पूरा करते हैं तो ये जो शेष काम है इसको कौन कर रहा है? अरुण और रितेश मिलके कर रहे हैं। और कितने दिन में ये कर रहे हैं? 3 दिन में, 3 एक्स्ट्रा डेज, यानी कि 3 दिन इन्होंने और ले लिए इसको करने के। तो मैंने कहा काम को क्या मानना है? 1 मानना है। तो भाई अगर 4/5 काम 3 दिन में हो तो 1 काम कितने दिन में होगा? 3/4/5। तो ये कैलकुलेशन जब करेंगे तो ये हमारा 5 ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा 15/4। यानी कि अगर मैं बात करूं इन दोनों की मिलके, तो इन्होंने 4/5 काम 3 दिन में किया है। तो अगर इनसे पूरा काम करवा लूं तो ये 15/4 दिन में पूरा करेंगे। क्लियर है यहां तक बात? तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि रितेश अकेला काम कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, 15 डेज लेता है अरुण और 15/4 दिन लेते हैं अरुण और रितेश। तो सबसे पहले इस चैप्टर का बेसिक क्या कहता है कि आप सबसे पहले टोटल काम निकालें। अब टोटल काम कैसे निकलता है भाई, ध्यान दो। यहां पर ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, अब देखो ये तो बटे वाला है, कोई बात नहीं, इसका बटा देखो ही मत, आपने इनका एलसीएम लेना है। तो इनका एलसीएम कितना बनेगा? 15, ठीक है भाई। एलसीएम एक ऐसा नंबर है जो इससे भी कट रहा है और इससे भी कट रहा है, तो एलसीएम हमने ले लिया। ये जो 15 है इसको हम बोलते हैं टोटल वर्क। अब यहां हम निकालेंगे एफिशिएंसी। अब वो कैसे निकलती है देखो, इस 15 को इस 15 से भाग दो, कितने पे कटेगा? 1 पे। फिर इस 15 को इस 15/4 से, अब देखो पहले तो हमने देखा नहीं था ना एलसीएम के लिए, एलसीएम के लिए तो हमने इसको देखा था, लेकिन अब जब हम इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं तो 1 पे कटा, तो इसी तरह से इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितने पे कटेगा? तो तुमने कहा 15 को डिवाइड करना है 15/4 से, है ना। तो ये 4 कहां चला जाएगा? कैलकुलेशन में ये ऊपर चला जाएगा ना भाई, ये यहां चला जाएगा। तो 1 चौके 4, ठीक है। तो ऐसे लिखना नहीं है, करना कैसे मैं समझा रहा हूं, ये समझाने के लिए लिखा कि 15 से डिवाइड किया कितने पे कटा? 1 पे, और 1 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4, ठीक है। अब ये समझना है ये जो हमने निकाला इसका मतलब क्या है। देखो टोटल काम थे 15, जो ए है यानी कि अरुण जो है वो 1 दिन में करता है 1 काम, ये क्या है? दिस इज 1 डे वर्क, 1 दिन का काम, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं अरुण की, तो अरुण 1 दिन में 1 काम कर सकता है और अरुण और रितेश मिलकर 1 दिन में 4 काम कर सकते हैं। या और प्रैक्टिकल बात करूं तो भाई अरुण 1 दिन में 1 रोटी खा रहा है और अरुण और रितेश 1 दिन में 4 रोटी खा रहे हैं। तो टोटल 15 रोटियां खिलानी है किसको? रितेश को। तो रितेश काम कितने दिन में करेगा? तो टोटल रोटी खानी है 15, यानी कि टोटल वर्क को ऊपर लिखना है और बटे में लिखना है 1 दिन का काम। ये बात आप मेरी याद रखें, जिससे भी काम करवाना है इस चैप्टर के अंदर, टाइम एंड वर्क के अंदर जिससे भी काम करवाना है, टोटल वर्क को 1 दिन के वर्क से डिवाइड करना होता है। इस चैप्टर का ये बेसिक है, ठीक है। तो आप देखो कैसे, टोटल 15 रोटी खिलानी है, किसको खिलानी है? रितेश को। रितेश 1 दिन में कितनी खा देगा? तुम कहोगे भाई अरुण ने 1 खाई, अरुण और रितेश ने 4 खाई, तो जाहिर सी बात है 3 रोटी रितेश खा रहे। तो 3 रोटी अगर रितेश खा रहा है 1 दिन में, तो 15 रोटी खाने में कितने दिन ले लेगा? 5 दिन। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि कितने दिन में रितेश अकेला काम पूरा कर सकता है, तो जवाब होगा 5 डेज, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप कर सकते थे इसको, ये तरीका है एक। इसके अलावा भी हम कर सकते थे, थोड़ा सा बताना पड़ेगा बस, वो भी सुन लो।
देखो अरुण जो है, सुनो ध्यान से सुनना, अरुण जो है ऐसे भी कर सकते हैं, किसी को ये बात समझ में नहीं आई तो अरुण जो है वो 15 दिन में पूरा काम कर सकता है। तो हमने क्या सोचा कि अगर 15 दिन में पूरा काम कर सकता है तो एक दिन में ये एक काम करता है। हमने मान लिया कि ये एक दिन में एक काम कर रहा है, तभी तो अगर इसको 15 काम देंगे तो ये 15 दिन में कर देगा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ अगर अरुण 3 दिन तक काम करे तो तुम कहोगे सर जी एक दिन में एक काम, 2 दिन में 2 काम, 3 दिन में 3 काम। इसका मतलब 15 में से 3 दिन में 3 काम कर देगा अरुण। बचेंगे कितने? तो तुम कहोगे सर जी 3 कर दिए तो 12 बच गए। तो मैंने कहा ये जो शेष काम है ये कितना है? 12, जिसको कौन कर रहा है? अरुण और रितेश। ये बात समझ में आई? तो ये 12 काम करने में इन्होंने कितने दिन लिए? 3 दिन लिए। तो 15 काम करने में कितने लेंगे? तो तुम कहोगे 3/12 गुणा में 15। तो देखो 3 चौके 12, ये फिर से वही चीज आ जाएगी जो हम चाहते हैं। किसी को अगर पिछला मुश्किल लग रहा है तो कोई बात नहीं, वो ऐसे कर सकता है। कैसे, मैं थोड़ा सा फिर से बता देता हूं कि अरुण 15 दिन में किसी काम को पूरा करता है, तो हमने सोचा कि टोटल काम है 15, जिसमें से अरुण एक दिन में एक काम करता है। ठीक है, एक दिन में एक काम करता है। फिर उसने बोला कि अरुण ने 3 दिन तक काम किया, तो 3 दिन में 3 काम कर देगा। तो 3 दिन में 3 हो गए 15 में से, तो टोटल 15 में से 3 गए तो बचे कितने? 12। तो शेष काम बच गए 12, जिसे अब अरुण के साथ रितेश कर रहा है कितने दिन में? 3 दिन में। तो 12 काम हुए 3 दिन में, तो टोटल 15 काम। हमने टोटल 15 काम माने। ठीक है, लेट टोटल बराबर है 15 वर्क, तो 15 काम माना था। तो 12 काम 3 दिन में, तो 15 काम कितने दिन में? तो 15/4। इसके बाद का स्टेप यही रहेगा सेम। ठीक है, ये ऐसे ही करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से अब आगे होगा समझ में। तो इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलो। क्वेश्चन अगला जो है वो मेंसुरेशन का है। मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। ठीक है, तो कैसे करेंगे? थोड़ी सी उजाला सफेदी है। तो भाई वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार अब तो कर देना लाइक, है भाई। फिर भी जबरदस्ती नहीं है कोई किसी के साथ। ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है भाई। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 6√3 सेंटीमीटर है। उस वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या होगा जिसका परिमाप त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। अब देखो घुमावदार से, लेकिन डरना नहीं है, समझो ध्यान से। स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलो, स्टेटमेंट अपने आप आंसर आ जाएगा। क्या कह रहे हैं? एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसको आप बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु, सम मतलब समान, बाहु मतलब बाजू, यानी कि जिसकी सारी साइड्स बराबर हों वो होती है समबाहु ट्रायंगल। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, अब इसकी जो हाइट है ये होती है भाई इसकी हाइट, दिस इज हाइट। तो फार्मूला याद रखना, हाइट क्या होती है? √3/2a। ये इसकी ऊंचाई जो होती है भाई वो क्या होती है? √3/2a। और इसका जो एरिया होता है, ये फार्मूले याद करवा रहा हूं, दोबारा आएंगे तो फिर ये याद रखना। ठीक है, याद रखना। हाइट ये कितनी होती है? √3/2a। एरिया कितना होता है? √3/4a²। देखो दोनों सेम है, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, a का स्क्वायर a² हुआ। ठीक है, याद रखने का तरीका। कहीं और फिर ये क्वेश्चन आएगा तो फटाफट हो जाएगा। तो उसने कहा जो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है वो 6√3 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 3। यानी कि मैं कहूंगा √3/2a की वैल्यू जो है वो 6√3 ये दे रखे ना, 6√3 दे रखी थी भाई। तो यहां से मुझे बताओ √3 से √3 कट गया, a की वैल्यू क्या आएगी? ये 2 क्रॉस में मल्टीप्लाई करके बना देगा 12। यानी कि 12 जो है वो मुझे इसकी साइड मालूम पड़ गई। ये साइड कितनी है? 12। ठीक है, तो सारी साइड इसकी 12 हो जाएंगी। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं। उस वर्ग का एरिया क्या होगा? वर्ग कैसा होता है भाई? अब ये देखते हैं। वर्ग यानी कि स्क्वायर। स्क्वायर वो होता है जिसकी सारी साइड बराबर हो। स्क्वायर वो जिसकी सारी साइड बराबर हो। तो इसकी साइड्स को हम एक्स ले लेते हैं। लेट, ये ए ले लिया था ना, यहां पे एक्स ले लिया। ये स्क्वायर है हमारा। तो कह रहा है उस स्क्वायर का एरिया क्या होगा जिसका परिमाप त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। यहां पे पहली बात तो इसका एरिया अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो वो क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि x × x यानी कि x²। इसका परिमाप क्या होगा? पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर क्या होता है भाई? परिमाप क्या होता है?
किसी भी क्लोज फिगर की सभी साइड्स का टोटल यानी कि x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 4x, ये होता है पेरीमीटर। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अच्छा मुझे बताओ इसका पेरीमीटर क्या होगा, a प्लस a यानी कि 3a, तो 12 12 12 कितना हो गया 36। अब वो क्या बोल रहे हैं, उस वर्ग का एरिया, यानी कि ये मुझसे पूछना चाह रहे हैं जिसका परिमाप यानी कि इसका जो परिमाप है वो त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। तो मुझे बताओ इसका पेरीमीटर कितना है। तुमने कहा सर जी ये तो 4x है, अभी आपने बताया ये जो 4x है वो इसके पेरीमीटर के बराबर है। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा 12 जमा 12 जमा 12 यानी कि 36। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। देखो अपने आप सुलझता चला गया क्वेश्चन। x की वैल्यू 9 आ गई तो फिर एरिया कितना बनेगा x का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर, तो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया 2 डायमेंशनल होता है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। तो मुश्किल कुछ नहीं है, नेक्स्ट टाइम ये फिगर्स आए तो ये फॉर्मूले याद रखना, ठीक है, तभी हो पाएगा। क्योंकि देखो बीच बीच में से करना मैंने कहा था आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है, तो ध्यान से सीखोगे तो फिर सब कुछ आ जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन काफी अच्छा है भाई। क्या कह रहे हैं देखो, एक वस्तु को उसकी अंकित मूल्य के 5/6 कीमत पर बेचने पर 10% की हानि हुई यानी कि लॉस हुआ। उस वस्तु को अंकित मूल्य पर 5% की छूट पर बेचा है तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। अब समझना ध्यान से, यहां पर 3 चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। वो क्या है मैं एक लाइन के माध्यम से समझाता हूं। सबसे पहले होता है सीपी जिसको आप बोलते हैं क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य वो होता है जिस पर हम कोई चीज खरीदते हैं। फिर होता है हमारा एमपी, एमपी होता है मार्क प्राइस जिसको आप हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। और लास्ट हमारा होता है सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, मार्क प्राइस क्या होता है, जो कोई भी आप प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते हैं तो उसके ऊपर जो रेट लिखा होता है वो होता है मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। और सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस रेट में आपने चीज को बेचा। मान लो 10 रुपए का पेन खरीद कर और आपने उसको 15 का बेच दिया तो 10 रुपए तो खरीद मूल्य हो गया, 15 रुपए उसका विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं समझाना चाह रहा हूं कि देखो डिस्काउंट जो भी होता है, जो डिस्काउंट होता है, छूट जो होती है भाई वो हमेशा एमआरपी पे दी जाती है। जो भी एमआरपी होता है ना उस पर डिस्काउंट दिया जाता है। तो मान लो किसी चीज पर 200 रुपए का लेवल लगा हुआ है और तुम्हें 20 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो 200 की चीज 20 रुपए के डिस्काउंट में तुम्हें कितने की मिलेगी, तुम कहोगे सर जी 180 की मिलेगी। ठीक है, इसमें तो कोई रट्टे वाली बात नहीं। तो डिस्काउंट कहां पर होता है, एमआरपी पर। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, मैंने कहा दुकानदार ने 200 की चीज 20 रुपए डिस्काउंट करके तुम्हें 180 की दे दी। तो मैं तुमसे अगर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि भाई दुकानदार को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अब तुम सोच में पड़ोगे, अब कुछ कहेंगे कि प्रॉफिट हो गया, कुछ कहेंगे लॉस हो गया। आपको बता दें, आप जब तक प्रॉफिट या लॉस नहीं बता सकते जब तक मैं ये नहीं कहूंगा कि दुकानदार ने कितने की खरीदी थी। ध्यान दो, 200 रुपए मार्क प्राइस लिखा हुआ था, 20 रुपए के डिस्काउंट में तुम्हें 180 की बेच दी। अगर मैं कहूं दुकानदार ने 190 की तो खुद खरीदी थी, तो इसका मतलब दुकानदार को लॉस हुआ। अरे भाई 190 की खरीद के तुम्हें 180 की दे रहे तो फिर तो लॉस हो गया। और मैं कह दूं दुकानदार ने 150 रुपए की खरीदी थी, आप बताओ दुकानदार को क्या हुआ। तुम कहोगे यार 150 की वो खरीद के लाया दुकानदार और हमें 180 की चिपका गया, तो इसका मतलब 30 रुपए का प्रॉफिट कमा गया। तो यहां से मैं क्या कहना चाह रहा हूं भाई कि प्रॉफिट और लॉस के लिए मुझे ये दोनों पता होने चाहिए, प्रॉफिट और लॉस के लिए। तो जब तक मुझे उसका खरीदने का रेट नहीं पता लगेगा तब तक मैं नहीं बता सकता कि उसे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ये एक छोटा सा आइडिया एक एग्जांपल की मदद से मैंने तुम्हें दिया। आप क्वेश्चन की तरफ कर चलते हैं। उसने कहा कि एक वस्तु जो है बेची गई अंकित मूल्य के 5/6 मूल्य पर, और ऐसा करने से 10% का लॉस हुआ। तो ध्यान रखना, लॉस या प्रॉफिट हमेशा सीपी और एसपी से पता लगता है। तो अगर ये 10% लॉस की बात कर रहा है तो मैं फिलहाल पहली लाइन को नहीं देख रहा, मैं इसकी बात करता हूं कि 10% लॉस पर अगर कोई चीज बेचता है इसका मतलब ये हुआ उसने खरीदी है 100 की, लेट
खरीदी कितने की है 100 की, और उसको लॉस हो गया 10% का, तो भाई 100 का 10% 10 ही होगा, यानी कि फिर उसने बेची कितने की 90 रुपए की। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है? अगर 100 रुपए का सामान, 100 का क्यों मानते हैं? क्योंकि 100 का जितना भी परसेंट बोलते हैं ना, 100 का 2% 2 ही होगा भाई, 100 का 4% 4 ही होगा, 100 का 10% 10 ही होगा। तो 100 रुपए की चीज 10% लॉस में कितने की बिकेगी? 90 रुपए की। ठीक है, यानी कि 100 का सामान 90 में 10 रुपए लॉस में बिका, वो 10% भी है। यदि उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट दी जाती है तो लाभ या हानि का प्रतिशत कितना होगा? आप ध्यान दो, मुझे मार्क प्राइस पहले पता करना होगा। वो कैसे पता लगेगा? पहली लाइन में उसका क्लू दे रखा है कि एक वस्तु को अंकित मूल्य के 5/6 कीमत पर बेच दिया। अब सुनना ये बात, ये लिख रहा हूं मैं, मार्क प्राइस वस्तु का कोई ना कोई रहा होगा, इसका अगर मैं 5/6 कर दूं तो ये इसका क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। ध्यान दो, ये लिखा है उसने, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 5/6 कीमत पर बेचने पर 10% का लॉस हुआ, तो मुझे बताओ मार्क प्राइस का 5/6 कर दूंगा तो क्या आएगा? बिक्री का रेट आएगा, और बिक्री का रेट तो यार 90 रुपए है ना, हमने मान लिया, तो यहां पे बिक्री का रेट क्या रख दो? 90 रख दो। जैसे ही मैं इसको 90 रखूंगा तो मैं 5 से काटूंगा, 18 पे कटेगा, और मार्क प्राइस कितना आ जाएगा? 6 × 18 108। यानी कि मुझे इस पहली लाइन से मार्क प्राइस भी पता लग चुका है। अब क्या क्या चीजें पता लगी मुझे? किसी चीज का मार्क प्राइस 108 है, खरीदने का रेट 100 है, बेचने का रेट 90 है, मुझे ये तीनों फैक्टर पता लग चुके हैं। लेकिन उसने कहा कि अगर वस्तु के मार्क प्राइस पर 5% का डिस्काउंट दें, तो अब देखो भाई, तुम कैसे कहोगे? मैंने कहा 108 का सामान है, तुम मार्केट में चले गए लेने, मार्केट में चले गए, 108 का सामान था, ठीक है, तुमने लेवल देखा कितना था? 108। दुकानदार बोला भाई ले ले, कोई बात नहीं, 5% का डिस्काउंट दे दूंगा, है ना। तो तुम्हें 5% का डिस्काउंट मिल गया, तो तुम्हें कितने की मिलेगी? तो तुम पता है वहां क्या करोगे? 108 का 5% निकाल लोगे ऐसे, तो तुम कहोगे 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5 बटे में 100। तुमने कहा 5.4 रुपए की छूट दे दी दुकानदार ने। मैंने जानबूझ के इतना लिख के दिखाया भाई, ठीक है, जिनको मैथ थोड़ा ठीक ठाक आता है इतना लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी नंबर को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो वो 10% की वैल्यू आ जाती है। सुनना ये बात ध्यान से, 108 को 10 से भाग करूंगा तो 10.8, ये क्या होगा? 10% होगा, तो 5% क्या होगा? 10.8 का आधा, यानी कि 5.4। तो मैंने फिर भी लिख के दिखा दिया ताकि जिसको मैथ ही मुश्किल लगता है ना, मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं रहनी चाहिए। तो अगर मैं कहूं कि 108 रुपए का सामान और दुकानदार कह रहा है 5.4 रुपए की छूट दूंगा, तो 108 का सामान 5.4 के डिस्काउंट पे अगर तुम लेके आए तो कितने का मिलेगा? तो तुमने कहा ये मिलेगा 102.6 रुपए का। क्या ये बात समझ में? तो तुम चले गए दुकान पे, 108 रुपए लिखा हुआ था, बोला जी 5% डिस्काउंट दे दूंगा, यानी कि इतने रुपए तुम्हें मैं छूट दे दूंगा। तो फिर तुम इतने रुपए छूट दे के सामान कितने का खरीदोगे? तुम कहोगे 102.6 का। तो अब 102.6 का तुम खरीद के लाए हो, और मेरा क्वेश्चन फिर से वही, दुकानदार को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तो अब जब तक मैं तुम्हें ये ना कहूं कि दुकानदार 100 का लाया था खरीद के, तुम बता ही नहीं सकते। तो तुम देखोगे 100 का वो लाया, हमें 102.6 का चिपका दिया, तो इसका मतलब हुआ दुकानदार ले गया प्रॉफिट कितने का? 2.6 रुपए का प्रॉफिट। बात आई समझ में? तो ये क्वेश्चन अच्छा था। 2.6, अच्छा अब ये परसेंटेज में पूछा था, मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये 100 था ना सीपी, इसलिए डायरेक्ट आ गया। वैसे परसेंटेज निकाल के दिखा देता हूं तुम्हें कि 102 ये सेलिंग प्राइस है आफ्टर 5% डिस्काउंट, 5% छूट के बाद सेलिंग प्राइस ये हो गया। 100 रुपए का सामान था, 102.6। तो अगर वो आपसे पूछे ना परसेंट प्रॉफिट या लॉस, तो इसका फार्मूला होता है भाई, परसेंटेज प्रॉफिट होता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी इनटू में 100, यानी कि लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। ठीक है भाई। तो अब देखो इस फार्मूले से भी लिख के दिखा देता हूं। 100 रुपए खरीद रेट है और छूट के बाद 102.6 बिक्री का रेट है, तो 100 और 102.6, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 2.6 बटे में सीपी कितना है? 100 इनटू में 100,
तो परसेंटेज के लिए 100 लगाया था तो 2.6% आंसर आएगा, जिसको मैंने डायरेक्टली बता दिया था। ये रुपए में लिखें या परसेंटेज में लिखें, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, ये 100 बेस है ना, जब तक ये 100 है ना तो 100 से कुछ भी कंपेयर करेंगे वो इजीली डायरेक्टली कंपेयर हो जाता है। तो 100 की चीज 102.6 में बेची तो 2.6 रुपए का प्रॉफिट था, लेकिन परसेंटेज में पूछा था तो मैंने पहले रुपए लिख दिया था, लेकिन मैंने परसेंट भी बना के दिखा दिया, ठीक है भाई। तो इसमें टेंशन नहीं लेनी। तो आंसर समझ में आया होगा, और फिर भी दिक्कत आए तो क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लेना भाई, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए बोल रहा हूं। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो देखो सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो टाइप्स याद रखना, थोड़ा थोड़ा बेसिक्स भी बता रहा हूं। और जितने क्वेश्चंस में से निकल गए ना हम एग्जाम से पहले, इसका मतलब इतनी टाइप्स पे आपकी कमांड हो जाएंगी, और कोशिश करूंगा कि मैं कवर करवाऊं ज़्यादा से ज़्यादा। एक धनराशि को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया। यदि इसे 2% अधिक दर पर दिया होता तो इससे 366 रुपये अधिक प्राप्त होते। धनराशि ज्ञात कीजिए। आपको बता दूं बिना लिखे क्वेश्चन करने का है, पर थोड़ा सा समझाना भी तो है। देखो कैसे समझाना है। साधारण ब्याज जो होता है ना, आपने याद है स्कूल लेवल में कैसे पढ़ा था, माना मूलधन 100 रुपए, लेट प्रिंसिपल इक्वल टू 100 रुपीज, ऐसे मानते थे ना। ये माना मूलधन कितना 100 रुपए, ऐसे मानते थे। ये क्यों मानते थे भाई, ये इसलिए मानते थे कि अगर मेरा दर यानी कि रेट 10% है, ऐसा मान रहा हूं, ये अभी इसको छोड़ दो, यहां पे सुनो मेरी बात, कि लेट प्रिंसिपल 100 रुपए, माना मूलधन 100 रुपए, तो अगर दर 10% है तो ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा, तो तुम कहोगे इस 100 का 10% कितना 10 रुपए है ना। तो आपको बता दूं ये 100 इसीलिए मानते थे कि जो भी दर होगी ना उतना ही ब्याज बन जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात भी करता हूं। प्रैक्टिकल कैसे, जैसे आपने सुना होगा रोजमर्रा की लाइफ में हम ऐसे बोलते हैं कि यार मेरे को ना पैसे की जरूरत पड़ गई और मैंने 2 रुपये सैकड़ा पर जो है वो पैसा उठाया है, ब्याज पे पैसा उठाया 2 रुपये सैकड़ा पे। तो 2 रुपये सैकड़ा का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपये का 2 रुपये ब्याज। अगर कोई बंदा कहता है यार मैंने तो 1 रुपये सैकड़ा पे लिया है, यानी कि 100 रुपये का 1 रुपये ब्याज, तो यहां पे दर जो होती है ना भाई, दर क्या होती है, 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही दर होता है। फिर से सुनो इस बात को, मैंने क्या बोला, 10% क्या होता है 10/100, तो ये होता है आपका प्रिंसिपल और ये होता है ब्याज। तो मैंने क्या बोला दर के बारे में कि दर क्या होता है। अब इसको प्रैक्टिकल बोलूंगा क्या कि यार मेरे को पैसे की जरूरत पड़ गई थी, मैंने 10 रुपये सैकड़ा पे पैसा ले लिया, 10 रुपये सैकड़ा, यानी कि 100 रुपये का मुझे 10 रुपये ब्याज देना पड़ेगा 1 साल में। ये 1 साल का है, ठीक है, ध्यान दो, यहां पर ये वार्षिक दर होती है, ठीक है, एनुअल है। तो अब यहां से मैंने सिर्फ ये समझाया कि दर जो है वो 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज होता है, जिसे हम दर कहते हैं। तो अब तुम छोटी सी बात का जवाब देना, अगर दर मेरा 10% है तो इसका मतलब मुझे 100 रुपये का 10 रुपये ब्याज देना पड़ेगा 1 साल में। अगर दर 2% बढ़ा दी जाए तो नई दर क्या बनेगी, 10 + 2 यानी कि 12%। तो इसके हिसाब से 100 रुपये का 10 रुपये ब्याज और इसके हिसाब से 100 रुपये का 12 रुपये ब्याज। तो मुझे बताओ ब्याज में कितने रुपए का फर्क आया, 2 रुपये का फर्क आया, 2 रुपये का या 2% का ऐसा फर्क आया ना। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं तुम्हें, मैं सिर्फ इतनी बात समझाना चाह रहा हूं कि अगर दर 2% ज्यादा हो जाएगी तो ब्याज 2 रुपये बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात, रुपए की टर्म्स में बता रहा हूं, परसेंटेज की टर्म्स में होता है वैसे ये, लेकिन रुपए की टर्म्स में समझा रहा हूं ताकि आसानी से समझा जाए। अगर 10% दर है तो इसका मतलब 100 रुपये का 10 रुपये ब्याज बनेगा 1 साल का, और दर अगर 12% कर दी जाए तो फिर 100 रुपये का 12 रुपये ब्याज बनेगा 1 साल का। तो 1 साल में ब्याज कितना बढ़ा दर बढ़ने से, तो तुम कहोगे 2 रुपये बढ़ गया, ठीक है। तो बस यही देखना था कि अगर दर 2% बढ़ा दी जाए तो 2 रुपये ब्याज बढ़ जाएगा 1 साल का, लेकिन पैसा तो 3 साल के लिए लिया था, यानी कि 6 रुपये ब्याज बढ़ जाएगा 3 साल का। देखो
3 साल के लिए साधारण ब्याज की दर से उधार दिया, अगर 2% अधिक दर पे देते। तो सीधी सी बात है, 2% अधिक दर का मतलब 2% ब्याज बढ़ गया 1 साल का, तो 3 साल का 6% बढ़ गया। लेकिन किसी को परसेंटेज अच्छा नहीं लगता तो भाई कोई बात नहीं भाई, 2 रुपये दर बढ़ने से ब्याज बढ़ा 2 रुपये 1 साल में, तो 3 साल में बढ़ गया 6 रुपये, और यही 6 रुपये बढ़ने की वजह से 366 रुपये ब्याज हमें ज्यादा मिल रहा है। तो 6 की वैल्यू 366, तो 100 की वैल्यू, क्योंकि प्रिंसिपल ही निकालना है तो 100 की निकालनी होती है, तो 366 बटे में 6 और गुणा में 100, तो 6100 रुपये। तो देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, लेकिन मैंने कहा कि बेसिक में नहीं पढ़ा रहा हूं, तो फिर चीज़ों को समझाने के लिए इतना लिखना पड़ा। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो बस ऐसे कर देना, और अगर यहाँ पर दर 2% घटा दी जाए तो फिर क्या होगा, फिर ब्याज घट जाएगा और क्या होगा, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, तरीका सेम रहेगा। 2% दर बढ़ने से ब्याज भी 2 रुपये बढ़ जाएगा, ऐसे सीख लो। तो 2 रुपये ब्याज बढ़ेगा 1 साल में, तो फिर जितना भी टाइम हो मल्टीप्लाई करो, तो 3 साल में बढ़ेगा 6 रुपये। 6 की वैल्यू 366, 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 6100। ऑप्शन नंबर 1 और 4 दो में लिखा हो भाई, बाई चांस मिसप्रिंट है कोई बात नहीं, 1 और 4 दोनों आंसर हो सकती हैं। तो आंसर समझना था हमने। तो अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं इसी के साथ। तो मैं सीधे सीधे सॉल्यूशन करता ना, तो अब तक तो मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन करवा चुका होता, लेकिन समझा रहा हूँ थोड़ा सा इधर उधर की बातें भी, इसलिए थोड़ा सा समय लगता है। और अगर आप सीख रहे हैं तो स्पीड बढ़ा के भी आप क्लास को देख सकते हैं। निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। आपने इनमें से बड़ा फ्रैक्शन छांटना है। तो एक बार लुकआउट करते हैं। 27 को 14 से भाग करेंगे, 14 एकम 14, 1 पे चलेगा भाई, 14 एकम 14, 2 पे तो 14 दूनी 28, ज़्यादा चला जाएगा, तो 1 पॉइंट कुछ आंसर आएगा इसका। 9 एकम 9, इसका भी 1 पॉइंट कुछ आएगा। 12 दूनी 24, इसका 2 पॉइंट कुछ आएगा। ध्यान दो, मैं सीधा सा भाग करके देख रहा हूँ ना, इतना तो मन में कर सकते हैं। 11 दूनी 22, इसका भी 2 पॉइंट कुछ आएगा। तो ध्यान रखना 1 और 2 तो आंसर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं इनको सोल्व करता हूं तो ये 1 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, इसका भी 1 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन हमें बड़ी भिन्न देखनी है। तो मुकाबला किसमें है, जंग किसमें है? ऑप्शन 3 और 4 में। तो 25/12 और दूसरा ऑप्शन है हमारा 23/11। तो इनमें से हमने देखना है बड़ा कौन सा है। तो एक तरीका तो ये कि तुम इसको सोल्व कर लो। सोल्व कैसे भाई? 25 को 12 से भाग करो और देखो कि क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसी तरह से इसको, तो एक तरीका तो है ये, और दूसरा तरीका क्या है? आर पार की लड़ाई। दूसरा तरीका है आर पार की लड़ाई, यानी कि हम क्या कर दें, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दें। तो दो फ्रैक्शंस में से कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है, उसके लिए हम आर पार से चेक कर सकते हैं। तो 25 गुणा 11, तो 25 की गुणा 11 से करेंगे तो 5 7 2 275 आएगा। अब तुम्हें लगेगा सर आपने इतनी फास्ट कैसे की? तो समझा देता हूं भाई, मैं सब कुछ बता रहा हूं, ठीक है, कैसे मैंने फास्ट किया। जब भी इसकी मल्टीप्लाई 11 से हो रही है तो सबसे पहले 5 लिखना। देखो 25 गुणा 11 हुआ ना, तो रटने वाली बात नहीं है। तुम कैसे करोगे? ऐसे ही करोगे ना, यही तो तरीका है इसका। तो सबसे पहले तुमने 5 को लिखना है, सबसे पहले इस 5 को लिखना है। सेकंड स्टेप पे तुमने दोनों को ऐड करना है। किसको? इन दोनों को। तो 2 और 5 कितना बनेगा? 7। और लास्ट स्टेप में इस फर्स्ट वाले नंबर को लिखना है, तो 2 को एज इट इज। ठीक है, तो मैंने कैसे किया पता लग गया। ठीक है, सबसे पहले ये लिखा, फिर दोनों को ऐड किया, हासिल आता तो अगले में ऐड हो जाता और लास्ट में 2। अब 12 गुना 23 करेंगे तो 12 तिया 36, 12 दूनी 24 और 3 27, तो 276। ठीक है, 12 की 23 से गुना करिए भाई, ये मत बोलना, इसमें ट्रिक नहीं है, ये करके देखना पड़ेगा। तो मुझे बताओ ये बड़ा कि ये बड़ा? तुमने कहा ये बड़ा, तो इसका मतलब ये है हमारा आंसर। ये है छोटा, ये है बड़ा। तो 23/11 ऑप्शन नंबर 4 हो गया। चले आगे बढ़ते चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े चलो। क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो क्या है। दिए गए रेखा ग्राफ विभिन्न महीनों के अरविंद के व्यय और बचत को दर्शाता है। मतलब अरविंद कोई बंदा है जिसका इसमें खर्च और सेविंग, ये लिखा भी है नीचे देखो, उसका व्यय मतलब खर्च और बचत मतलब सेविंग, यानी कि एक्सपेंडिचर और सेविंग उसका दिखा रखा है। और आप ये लिखा भी है यहाँ पे कि जो इनकम है वो कैसे बनेगी, अगर मैं खर्चा और बचत दोनों को ऐड करूंगा तो वो इनकम बन जाएगी। सिंपल सी बात है। मैंने कहा मैंने 80 रुपये खर्च दिए और 20 बचा लिए, तो फिर मेरी इनकम कितनी हुई? 80 + 20 यानी कि 100। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है।
तो ये ग्राफ है भाई खूबसूरत सा आपके सामने, जिसमें यहाँ पर रुपीज़ लिखें 0, 500, 1000, 1500 इस तरह से रुपीज़ लिखें और यहाँ महीने लिखें। अगर छोटा दिख रहा है तो मैं पढ़ के बता रहा हूँ, तो बस थोड़ा सा सुन लो, क्योंकि बड़ी छोटी छोटी वैल्यू हैं, छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं, तो मैं पढ़ के बता रहा हूँ। और कोशिश करेंगे कि इसकी PDF भी डलवा दें, और PDF के लिए आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है राकेश सर मैथ्स क्लासेस, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहां से ये जो हमने पेपर डिस्कस किया है ना, आप यहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, टेलीग्राम चैनल है राकेश सर, ये मैं आपका टीचर जिसका नाम है राकेश सर। ठीक है, मैथ्स मेरा सब्जेक्ट है, क्लास में आपको टीच कर रहा हूं, तो राकेश सर मैथ्स क्लासेस PDF। अगर आप टेलीग्राम पे जाके ऐसा लिखेंगे तो मेरा चैनल आएगा, जहां पर आपको ये क्लास की PDF जो है मिल जाएगी। तो मैं फिलहाल बोल के बता रहा हूं, समझना। ठीक है, किसी को नहीं भी दिख रहा तो आंखों पे जोर मत दें। यहां पे बताया है कि ये रुपए हैं, और यहां पे मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई। यहां पे जो ब्लू कलर की लाइन, ब्लू कलर तो दिख रहा होगा, ये क्या दिखा रहा है? खर्च को, ब्लू खर्च दिखा रहा है, और रेड कलर आपकी सेविंग को दिखा रहा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अरविंद की फरवरी, अरविंद की फरवरी यानी कि फरवरी, मार्च, और तीसरा क्या है? मई यानी कि मई। ठीक है, अरविंद की फरवरी, मार्च और मई की आय का एवरेज कितना होगा? अरे भाई एवरेज पूछ रहा है, तो एवरेज बताया था क्या होता है, आ गया ना, सम अपॉन में नंबर। यानी कि मुझे इसकी तीनों मंथ की इनकम का टोटल करना है और फिर डिवाइड करना है 3 से, क्योंकि इनकम 3 महीने की है। ठीक है, तो मुझे मिल जाएगा आंसर। तो फिलहाल चलते हैं अपने डाटा की तरफ। तो यहाँ पे फरवरी की तरफ बढ़ते हैं, तो ये फरवरी है बीच वाली, यहाँ पर बचत है 300 और खर्चा है 2000। तो मन में कैलकुलेट करना है, 3000 बचत है, 2000 उसका खर्चा है, तो टोटल कितना हो गया? 5000। यानी कि उसकी फरवरी की इनकम है 5000। मार्च की बात करते हैं, मार्च में उसकी बचत है 2400 रुपये, ये रेड कलर बचत है, तो 2400 उसकी बचत है और 3000 रुपये उसका खर्चा है। तो 3000 और 2400 कितना बन गया? 5400। तो 5400 ये उसकी मार्च की इनकम आ गई। ठीक है, क्लियर है? दोनों को प्लस करना है तो इनकम बन जाएगा, खर्च और बचत। फिर बात हो रही है मई की, यानी कि मई महीने की, और मई महीने में ये दिख रहा है हमें 2500 रुपये उसकी सेविंग है, बचत है, और 4500 रुपये उसका खर्चा है। तो 2500 और 4500 कितना बन गया? 7000 रुपये। तो 7000 रुपये यहाँ पर, और एवरेज निकालने के लिए 3 से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो 7, 5, 12 और 5, 17, 17400 को डिवाइड कर दें 3 से, तो 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 5800। बस ठीक है, 5800 दिख रहा है कहीं पे? हाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में। बस खत्म, समाप्त। नंबर 3 ऑप्शन आंसर बनेगा इसका। ठीक है, क्लियर? तो ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, लेकिन घबराना नहीं है, तो आसान ही होते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन चेंज नहीं हो रहा है, हो गया, मुझे लगा कि क्वेश्चन चेंज ही नहीं हुआ। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए व्यंजक में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहां पे आपसे क्वेश्चन मार्क की जगह पूछ रहा है, तो क्वेश्चन दे रखा है 382 प्लस 60% किसका? 1350 का, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, माइनस 16 गुना में 28 बराबर है क्या, ये पूछ रहा है। ठीक है, मतलब इसको सोल्व करना है यार, सीधी सी बात है। तो मैं थोड़ा सा सोल्व करके दिखाऊं, तो परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या लगेगा? 100। इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, तो यहाँ पर लास्ट में 2 है, 6 पंजे 30, यहाँ लास्ट में 0 आएगा, और 6 अट्ठे 48, तो 2 माइनस 8 यानी कि 4। लास्ट का डिजिट 4 होना चाहिए, है किसी ऑप्शन में? अरे भाई ये तो कहीं दिख ही नहीं रहा। तो आपको बता दें, इस क्वेश्चन के ऑप्शन गलत हैं। अब तुम्हें लगेगा सर आपको कैसे पता लगा? अरे भाई मैंने सोल्व करके देखा है ना, कैसे सोल्व किया। देखो तुम कैसे सोल्व करते, तुम कहते कि ये 382 आ गया, तुम कहते कि इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये कितना आएगा। देखो मैं लिख के दिखा रहा हूँ, 6 पंजे 30, 6 3 18, 3 21, 6 कम 6 और 2 8, 810 माइनस में फिर 16 गुना 28 करते, तो 16 अट्ठे 128, बच्चा 12, 16 दूनी 32,
और ये बनेगा 44। ठीक है, तो इसको जब मैं सोल्व करता तो मैंने क्या किया, 382 और 810 को 2, 8 और 1 9, 8 और 3 11, और इसमें से मैं 448 को अगर माइनस करूंगा तो 8 और 4 12, 4 और 4 8, 4 और 7 11। सो दिस वन इज द आंसर, दिस वन इज द आंसर, बट कहीं लिखा नहीं हुआ, इसलिए मैंने बोला क्वेश्चन गलत है। ठीक है, अब मैंने कैसे किया था अब मैं वो बता देता हूं। अरे भाई इसका लास्ट का डिजिट क्या है 2, तो मैंने ये लिखा था। इसको जब मैं सोल्व करता तो लास्ट का डिजिट क्या आता, 0। मैंने कहा 6 पंजे 30, तो लास्ट में तो 0 आता, मतलब मैं यूनिट डिजिट ले रहा हूं, इकाई का अंक। और जब मैं इसको सोल्व करता तो 6 8 48, लास्ट में तो 8 ही आता ना। तो मैंने क्या किया था, मैंने कहा 2 जमा 0, तो 2 जमा 0 तो 2 ही बनेगा, और फिर इसमें से 8 माइनस होगा तो लास्ट का आंसर का डिजिट 4 आएगा। तो मैंने लास्ट का आंसर का डिजिट लिखा हुआ था भाई। ठीक है, जो कि मुझे ऑप्शन में नहीं दिखा, इसलिए मैंने कहा आंसर गलत है। तो ये इसका सॉल्यूशन भी हो गया भाई, और मैंने समझा भी दिया। तो आपको कई बार पूरा क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, गलत भले ही हो, तरीका तो पता लग गया ना। काहे की टेंशन, टेंशन नहीं लेना भाई, दिमाग से, ठंडे दिमाग से पढ़ना है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, निम्न प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या मान आएगा, यानी कि इसको सोल्व करना है। और ध्यान दे यहाँ पर ये क्यूब रूट है, छोटा सा लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ 512 का क्यूब रूट, ये 3 ऐसे लिखा हुआ है, माइनस 1000 का क्यूब रूट, और माइनस नहीं प्लस 729 का क्यूब रूट। क्यूब रूट जिसे आप बोलते हैं घनमूल। तो देखो भाई, जिसको क्यूब रूट याद है ना, उसके लिए तो सेकंडों का क्वेश्चन है। कैसे, 512 का क्यूब रूट होता है 8, 1000 का होता है 10, और 729 का होता है 9। तो 8 और 9 17, 17 में से 10 गए तो 7, आंसर है 7, ऑप्शन नंबर 1। खत्म, इतनी सी देर लगनी थी। तो मैं आपको बता दूं भाई, अब किसी को अगर ये नहीं आते हैं तो पहली बात तो क्यूब रूट होता क्या है, 125 का क्यूब रूट। तो क्यूब रूट मतलब ये जो नंबर यहां लिखा गया है, ये बता रहा है कि अंदर वाले नंबर के ना टुकड़े कर दो, और ऐसे टुकड़े कर दो कि ये 3 इक्वल टुकड़ों में टूट जाए। तो भाई ये बता रहा है कि 3 इक्वल टुकड़ों में, तो इसका आंसर कितना बनेगा, इनमें से एक को बाहर लिखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 125 का क्यूब रूट कितना होता है, 5 होता है। तो अगर आपको ये याद है, कैसे, आपने क्यूब याद रखने, क्यूब रूट उसका उल्टा होता है। कैसे, देखो 1 का क्यूब यानी कि 1 × 1 × 1 कितना होगा 1। 2 का क्यूब यानी कि 2 × 2 × 2 यानी कि 8। 3 का क्यूब 3 × 3 × 3 यानी कि 27। तो भाई किसी भी नंबर की पावर 3 वो देगी आपको क्यूब यानी कि घन, यानी कि जितनी पावर उतनी बार बेस मल्टीप्लाई। देखो जितनी पावर उतनी बार बेस। तो इसी तरह से 4 का क्यूब कितना होगा 64, 5 का क्यूब कितना होगा 125। ठीक है, सिमिलरली 6 का क्यूब कितना होगा 216, 7 का क्यूब कितना होगा 343, 7 × 7 × 7 करके मिला है। 8 का क्यूब कितना होगा 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, याद कर लेना ये। 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197। ठीक है, तो यहां तक के याद कर लेना। अगर आगे भी कहोगे तो मैं लिख देता हूं, 14 का क्यूब 2744, और 15 का 3125 होता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये याद कर लेने आपने, ये 15 का 3325 होता है भाई। ठीक है भाई, तो ये कर लेना। 3375, 25 नहीं बनेगा 75 बनेगा। ठीक है, 225 और 15 737, हाँ 3375 बनेगा। ठीक है, तो ये कर लेना, और ज्यादा नहीं याद हो तो यार यहां तक तो जरूर कर लेना। ठीक है, तो यहां तक अगर आपने याद कर लिए तो देखो, अगर 1 का क्यूब 1 है तो इसका क्यूब रूट 1 बनेगा। देखो कैसे, मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, 2 का क्यूब 8 है तो 8 का क्यूब रूट बनेगा 2। 3 का क्यूब 27 है तो 27 का क्यूब रूट बनेगा 3, मतलब उल्टा होगा। कहाँ पे, देखो 512, 8 का क्यूब 512 है तो 512 का क्यूब रूट बनेगा 8, इसलिए मैंने इसका आंसर 8 लिखा था। 1000 का मैंने सीधा लिखा था यहाँ पे 10, और 729 का मैंने सीधा लिखा था 9। तो जिसको ये याद है वो फास्ट कर सकता है, तो ये याद कर लेना भाई।
ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा आंसर था वो बड़ा फास्ट हो जाएगा। तो मैं अगला क्वेश्चन लगा देता हूं तब तक। अब ये तो एक बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, ठीक है। बेहतरीन कैसे है, इसके लिए आपको रेशो का ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा सा अनुपात समानुपात का। तो ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। बेहतरीन है तो कोई बात नहीं, कोशिश करूंगा समझा दूं आपको। एक व्यक्ति ने अपने तीन पुत्रों ए बी सी के बीच में 1260 सिक्कों को क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में वितरित करने का फैसला किया, लेकिन गलती से उसने सिक्कों को 2:3x के अनुपात में वितरित कर दिया। तो इस तरह से सी को उन सिक्कों से 200 कम मिले, तो उसे जो मिलने वाले थे, तो x की वैल्यू पूछ रहे हैं। देखो क्या बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति है जिसके तीन पुत्र हैं ए, बी और सी, और इसने कहा कि मैं इनको 2:3:4 में 1260 सिक्के बांटूंगा। कितने सिक्के बांटूंगा? 1260 कॉइन, ठीक है, क्लियर है। तो देखो इसका मतलब क्या है कि अगर ए बी सी को सिक्के बांटने हैं तो जो भी सिक्के हमारे पास हैं 1260, उसमें से 2 हिस्से ए को देने हैं, 3 हिस्से बी को देने हैं और 4 हिस्से सी को देने हैं। क्लियर है? यानी कि मैं कह सकता हूं 2, 3, 5 और 4 9 हिस्सों में इस 1260 सिक्कों को बांटा गया। तो अगर 9 हिस्सों में इसको बांट रहा हूं तो एक हिस्सा किसके बराबर आएगा? तो तुम कहोगे 9 एकम 9, 9 चौके 36, 140। एक हिस्सा किसके बराबर है? 140 के बराबर। तो भाई इसको 140 गुना करूंगा तो 14 चौके 56, 560 सिक्के ये भाई साहब ले गए हैं। इसको भी 140 करेंगे तो 14 तिये 42, 420 बी ले गया, और 140 गुना करेंगे तो 280 ये ले गया। इस बात में कोई दिक्कत भाई? तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि यहां से सी को कितने मिल रहे हैं? 560 सिक्के, जो कि सही है। लेकिन बंदे से गलती हुई भाई, गलती तो सबसे हो सकती है, इंसान से ही गलतियां होती है। तो गलती की वजह से क्या हुआ कि उसने ए बी सी को जो बांट दिए वो कितने बांट दिए? 2:3:x में, और x जो बांटा, यानी कि ये जो है गलती की वजह से उसको 560 की बजाय 200 कम मिले। 560 की बजाय 200 कम मिले तो इसका मतलब उसको 360 मिले। क्यों भाई, क्या ये बात समझ में आ रही है? उसको कितने मिले? 360 मिले। क्या हो गए? 200 कम हो गए। तो एक बात देखो यार, तुम थोड़ा सा दिमाग से सोच के देखो, 560 की बजाय उसको 360 मिले, यानी कि 200 कम मिले। तो ये जो 200 कम थे ये किसके पास पहुंच गए? ये ए और बी के पास पहुंच गए। ए और बी के पास पहुंच गए तो मैं पूछूं तुमसे कि ए और बी के पास क्या पहुंचा? तो तुम कहोगे देखो इनके पास तो ये जाना चाहिए था, यानी कि ये बन गया हमारा 0, 8 और 2 10, 4 2 6 और 1 7। ये इनके पास 700 कॉइन पहुंचने थे, लेकिन गलती हुई जिसकी वजह से 700 नहीं, ये 200 जो इसके कम हुए ना, ये 200 इनको मिल गए। तो 200 इनको मिल गए तो इसका मतलब इनके पास 900 कॉइन पहुंच गए। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये बात कर रहा हूं मैं किसकी? ए और बी की कंबाइंड बात कर रहा हूं। तो ध्यान रखना, ये जो बात मैंने अब समझाई है यहीं से आंसर आएगा। कैसे आएगा? तुम मुझे बताओ, यहां से इनके पास पहुंचने चाहिए थे सही, अगर हम इनको टोटल करेंगे तो ये कितने पहुंचने चाहिए थे? 700 कॉइन, लेकिन इसको 200 कम दिए, यानी कि ये जो गलती है ये 200 कम दिए गए, यानी कि 200 फिर उसने किसको दे दिए? इनको दे दिए। तो 700 तो इनके पास थे, लेकिन 200 गलती से और आगे, तो इनके पास 900 पहुंच गए। और 900 जो है भाई वो 5 रेशो की वैल्यू नहीं है क्या? 2 हिस्से ये, 3 हिस्से ये, तो ये 5 हिस्से 900 के बराबर हैं। तो 5 हिस्से 900 के बराबर है तो एक हिस्सा किसके बराबर होगा? तो तुमने कहा एक हिस्सा तो फिर 180 के बराबर होगा। यानी कि ये जो x है इसकी मल्टीप्लाई 180 से कर दूंगा तब ये बना होगा। तो x कितना लेना चाहिए मुझे? यही आंसर है। अरे भाई मैं x को ऐसा क्या ले लूं कि 180 से गुणा करके 360 बन जाए? तो इसका मतलब x को 2 ले लो, बस हो गया काम, खत्म कहानी। ठीक है, तो ये करना था आपने। तो ध्यान से रेशियो का डील कर रहे थे हम यहाँ पर। तो इनके 200 जो है वो इनके पास पहुँच गए, और ये फिर कितने, देखो देखो यहाँ पे मैंने निकाली थी ना एक रेशियो की वैल्यू। 1260 को 9 हिस्सों में बांटा था तो 140 का एक हिस्सा आया था। तो फिर सभी वैल्यूज कैसे निकलती हैं? एक हिस्सा 140 के बराबर है तो ये 560, ये 420 और ये 280।
तो एक हिस्से की वैल्यू निकाल के हम ऐसे कर सकते हैं। सिमिलरली यहां पर ये 5 हिस्से 900 के बराबर थे, तो एक हिस्सा 180 के बराबर हुआ। तो यहां मैंने किसको 180 से मल्टीप्लाई करूं कि ये 360 बन जाए? तो तुमने कहा यहाँ 2 रख दो, 2 गुना 180 360। इसका मतलब x की वैल्यू 2 है, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो रेशियो का कंसेप्ट था भाई। ठीक, क्वेश्चन ठीक ठाक था। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है, जो कि हमारे कॉमन सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में हमने कोशिश की है कि क्वेश्चंस को थोड़ा सा ज़्यादा करें। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं एक बार, कि निम्न तालिका को ध्यान से पढ़कर इसके आधार पर निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। और 2011 में कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में ग्रामीण जनसंख्या, ऐसा आई थिंक पहले किया भी था हमने, ये टेबल आई थी कि शहर दे रखे हैं ABCDEFG, जिसमें टोटल पॉपुलेशन है लैक्स के अंदर, और ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज यहाँ दे रखा है। तो क्वेश्चन क्या पूछता है वो देखते हैं। वर्ष 2011 में शहर G एवं शहर F की ग्रामीण जनसंख्या के बीच में कितना डिफरेंस था, ये आपसे पूछ रहा है। वो पूछ रहा है G और F की जनसंख्या का डिफरेंस, यानी कि उनके बीच में कितना गैप था रूरल पॉपुलेशन का। तो चलते हैं टेबल की तरफ। तो भाई G की बात करते हैं। G है 22.2, दिस इज 22.2 लाख। ठीक है, और इसका 15% कर दूंगा, 15% ऐसे करूंगा ना, तो इसका 15% कर दूंगा भाई, तो फिर पॉपुलेशन आ जाएगी G की। ठीक है, तो कर लेते हैं भाई, पॉइंट हटा दो, कितना बना, ये बन गया। तो 5 दिए 15, 5 दूनी 10 और 2 से कटा 1 1 1। ठीक है, तो कितना बन गया, और बटे में 100 भी है भाई, तो ये बन गया 3.33। ये सोल्व हो गया भाई। ठीक है, G वाला सोल्व हो गया हमारा, F वाला भी सोल्व करना अभी। फिर देखो क्या कह रहे हैं, F की तरफ चलते हैं। F की कुल जनसंख्या कितनी है, 28.2 लाख, 28.2 लाख। और इसका कितने परसेंट भाई, 20%। तो 20% ऐसे होता है ना। तो इसको भाग करेंगे तो कितना बनेगा, देखो 5 पंजे 25, 3 बच गया पॉइंट, 5 6 30। ठीक है, 500 के 20, यही आ रहा है क्या, इतना ही आ रहा है आई थिंक। 5 से काटेंगे ना इसको, 5 पंजे 25 बचेगा 32, 5 6 30 बचा 2, 500 के 20। ठीक है, इतना लाख यहाँ आया और इतने लाख यहाँ आया, और उनका दोनों का डिफरेंस पूछ रहा था। तो भाई 5.64 लाख में से 3.33 लाख को माइनस करना नहीं आएगा क्या, आएगा, और आएगा तो फिर आंसर भी आ जाएगा। 2.31 लाख कहाँ दिखा है भाई, देखो लिखा है कहीं, ऑप्शन 4 में लिखा है 2.31 लाख। बस खत्म, छुट्टी। ठीक है, छुट्टी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में।